चलिए 1 मिनट फिर से करना पड़ेगा, पूरा काटना पड़ेगा ना। आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि 144 अनुपाते बी समान अनुपाते बी अनुपाते 36 और बी इज ग्रेटर देन 0 है तो बी का मान ज्ञात करें। तो हो जाएगा सबका, लिखा है 144 बटे बी बराबर बी बटे 36, इसलिए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 गुणे 36, इसलिए बी बराबर लेंगे तो आएगा 12 गुणे 6 यानी कि कितना 72। बी इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, इसलिए बी का मान होगा 72। -72 भी होगा, लेकिन पहले से कह रहा है कि बी इज ग्रेटर देन 0, बी 0 से बड़ा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सरल कीजिए, अंडर रूट 1 प्लस का से बटे में 1 माइनस का से। क्या लिखा हुआ, अंडर रूट 1 प्लस का से बटे में 1 माइनस का से। क्या करिए, इसका परमीयकरण कर दीजिए, ठीक ना। अंश में गुणा कर दीजिए 1 प्लस का से और हर में भी गुणा हो जाएगा 1 प्लस का से, ठीक ना। इसलिए आपका ये बन जाएगा 1 प्लस का से अंश में, और बटे में बन जाएगा 1 माइनस का स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 प्लस का से, और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस का स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है। इस यहाँ भाग करेंगे, यहाँ भाग करेंगे तो हो जाएगा कासेक स्क्वायर ए। सॉरी, इसमें अंडर रूट लगा रहेगा ना, इसमें अंडर रूट लगा रहेगा, तो यहाँ से केवल आपका बाहर आएगा साइन ए, इसलिए आपका हो जाएगा कासेक ए और प्लस काटे, कासेक ए प्लस काटे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो हो गया 22/7। आर का मान कितना दिया है 5 और ऊंचाई दिया है 7, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, तो हो जाएगा 22 गुणे 25, ठीक ना। 50 50 पाई में देना आंसर, तो पाई में देना है तो पाई में आंसर आपका हो जाएगा 25 गुणे 7, ठीक ना। 25 गुणे 7 175 पाई, 175 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना, सेंटीमीटर क्यूब। आगे चले, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का योग 27 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो कर लेंगे, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो इसलिए यक्स अनुपाते वाई निकाल लेंगे, 4:5 आ जाएगा, ठीक ना। दोनों का योग दिया है 27, तो योग कितना बना आपका 9, 9 बराबर 27, इसलिए 1 बराबर 3। क्या चाहिए था हमें, हमें चाहिए था इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या, यानी कि 4 बराबर चाहिए। कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, छोटी संख्या चाहिए 4 होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें, नेक्स्ट पर।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 20,000 की राशि 7.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह की अवधि के लिए निवेशित की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कर लेंगे। कितना है आपका पास धन है? 20,000 रुपये है। कितने दर से लगा हुआ है? 7/1/2 यानी कि 7.5% की दर से, या कहिए 15/2% की दर से लगा हुआ है। ठीक ना, 15/2% की दर से। कितने समय के लिए है? टाइम क्या है? 1 वर्ष 4 माह। ठीक ना, 1 वर्ष 4 माह। तो देखिए, जो 15/2% वार्षिक है, यह 4 माह में कितना दिखाई पड़ेगा? ये तो 12 माह का है। ठीक ना, 12 माह का कितना है? 15/2% है, इसलिए 4 माह का कितना होगा? 15/2 गुणे 3, 3 से भाग कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5/2%। अब इसमें इसमें लगा दीजिए XY, तो समतुल्य दर मिल जाएगा 1 वर्ष 4 माह का। ठीक ना, तो 15/2 प्लस 4/2 प्लस 15/2 गुणे 4, 15/2 गुणे 4/2 और बटे 100, सॉरी 5/2। तो 15×4 19/2 हो गया। ये आपका हो गया 15×5 = 75, 75/400। ठीक ना, कौन सा? 5/2 तो लिखा, 5/2 ठीक है, 5/2। हाँ, 20/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ना। ठीक है, कितना? काट दीजिए 25 से, 25 या 75, ये हो जाएगा 16, यानी कि 163 ना बटे 16%, यही तो बनेगा। तो निकाल लीजिए ब्याज। ब्याज आपका हो जाएगा 20,000 का 163 बटे 16%। 20,000 का 163 बटे 16%। 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 4 से काट दें, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, फिर 2 से काट दीजिए, 25 हो गया 25 गुणे 163/2। कितना बना? हाँ, दो हजार 37.5, 2037.5। दूसरा तरीका और एक था, ठीक ना। जैसे देखे, एक और तरीका बता देते हैं, आज अलग। मिटा दे इसे। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था,
तो 20,000 पर 1 साल का ब्याज लगेगा, 20,000 पर 1 साल का ब्याज लगेगा 15/2%। तो कितना ब्याज हो जाएगा 15/2%? 20,000 का 15/2% कितना होगा? 20,000 गुणे 15/2 गुणे 100, ठीक ना। तो ये 200 कैंसिल, यहाँ हो गया 100, कितना हो गया ब्याज? 1500 हो गया, ठीक ना। अगले 4 माह का ये तो हो गया 1 वर्ष का, फिर 4 माह का भी ब्याज होगा, ठीक ना। 4 माह का आपका कितना बन रहा था? 5/2% ना, 5/2%। तो 20,000 का 5/2% निकाल लीजिए। 20,000 का 5/2% कितना हो जाएगा? 500 ये हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और जो ये पहले वर्ष का ब्याज मिला है 1500, ये अगले 4 माह पर फिर से इस पर 5/2% लगेगा, ठीक ना। जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर फिर ब्याज लगेगा अगले 4 माह का, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। इस पर फिर से ब्याज जोड़ लेंगे 1500 का 5/2% की दर से। तो 15×5 = 75, 75 का आधा, ठीक ना। 75 का आधा हो जाएगा आपका 37.5। तो 37.5 ये हो गया। तो कुल कितना ब्याज हुआ आपका? 1500 ये हुआ, 500 ये, कुल ब्याज हो गया आपका 1500 प्लस 500 और प्लस 37.5, तो हो गया 2037.5। यही आ रहा था ना, 2037.5। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। यही सोच रहे हैं यार, गर्मी कहीं लग रही है। अगला देख, नेक्स्ट देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन के बाट का उपयोग करता है, कि बाट होना चाहिए, बाट लिख दिया है, ठीक ना। बाट का उपयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, उसका प्रतिशत लाभ है, उसका प्रतिशत लाभ है। आगे बढ़े, ये हो गया होगा। चलिए देखिए, तो पहले एक लाभ निकाल लीजिए, क्योंकि वो क्या किया है, 1 kg की जगह कितना दिया है? 950 ग्राम, ठीक ना। तो एक लाभ तो इसका ये हो गया, और एक लाभ उसका हो गया, और वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। तो 15% अधिक है, तो 15% लाभ वो हो गया, ठीक ना। सीपी से क्रय मूल्य कितना अधिक है? 15% अधिक है, और अंकित मूल्य पर बेचता है, इसलिए 15% का लाभ दूसरा हो गया। एक तो बाट के कारण लाभ हुआ क्योंकि कम तौल दे रहा है, और एक अंकित मूल्य अधिक लिखा है 15% और अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, इसलिए 15% का दूसरा लाभ हो गया। तो पहला लाभ निकाल लीजिए। फर्स्ट वाला जो आपका लाभ है वह कितना बनेगा? कितना कम तौला है? 50 ग्राम कम तौला है। किस पर? 950 गुणे 100, ये आपका होगा कम तौल बटे प्रयोग बाट गुणे 100। ऐसे याद कर लीजिए, कम तौल कितना कम तौला है? 50 ग्राम। प्रयोग बाट, किस बाट का प्रयोग कर रहा है? प्रयोग तौल या बाट जो भी लिखिए, और गुणे 100, ठीक ना। कितना कम तौला है? 50। कितना बाट का प्रयोग किया? 950 ग्राम गुणे 100। कितना % का लाभ हुआ ये? 5 से 0 से 0, 5 से 19, तो 100/19% का लाभ।
ठीक है ना, इतना ही तो बनेगा ये 100/19% का लाभ। तो एक लाभ ये हो गया और एक लाभ का आपका क्या है, दूसरा लाभ 15% है। दूसरा लाभ कितना है 15%। तो कुल लाभ निकाल लीजिए 100/19 x प्लस वाई से प्लस 15 और प्लस 100/19 गुणे 15/100। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 100/19, ये हो गया प्लस 15 और प्लस यहाँ 100 से 100 कैंसिल, 15/19 ये हो गया ना। ठीक है, तो आपका हो गया 115/19, 115/19 और प्लस 15। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 15 सही में है ही, 19 से कितनी बार जाएगा, 19 बचे 95 और 19 छक्का, हाँ 19 छक्का 114 ना। तो आपका 6 यहाँ मिला और 15 ये, तो हो गया 21 सही 1/19%। ठीक है ना। चलिए इसको बुक में देखेंगे दूसरे तरीके से लिखा है, ठीक ना, सही बाट माइनस गलत बाट बटे में गलत बाट गुणे 100। ठीक ना, प्रतिशत लाभ जो होता है बुक में लिखा होगा सही बाट माइनस गलत बाट बटे में गलत बाट गुणे 100। आप ऐसे याद कर लीजिए, कम तौल कितना कम तौला है 50 ग्राम और प्रयोग बाट यानी कि इस पर किस बाट का प्रयोग किया है। ठीक है ना, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो पहला आपका 17.89, इसको 18 ले लीजिए, माइनस 0.001, इसको 0 ही ले लीजिए, प्लस 2 ले लीजिए और गुणे 3 ले लीजिए या 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। ठीक है ना, कितना आ गया 26। आगे चले, क्या बोल रहे हो पीछे से, कितना आ गया 26 आया ना, हम समझे क्या बोल रहे हो। आगे चलिए, तो देखिए भाई आपका ये निकटतम मान वाला है, तो 17.89 क्वेश्चन लगा है ना, 17.89 माइनस 0.0123 प्लस 2.21 और फिर उसके बाद गुणे 3.63। तो इसको 17.89 है, इसको 18 ले लीजिए, अगला मान आपका 0 ले लीजिए, फिर प्लस 2 ले लीजिए और अगले मान को 4 ले लीजिए। तो 18 प्लस 2 गुणे 4 यानी कि 8, 18 प्लस 8 26 हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8। एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40 और 50 है। ये सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 36 किलोग्राम है और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात करें। तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात करें। देखिए कितना कितना है, 40 50 है, एक में 4 है एक में 5 है, 40 50 का मतलब एक में 4 है एक में 5 है, अनुपात ले लिए। एक जगह का औसत, ए का औसत दिया हुआ है 36, इनका औसत है 36 और बी का औसत है कितना 45।
ठीक ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, टोटल कितने लोग हो गए, 9 लोग हो गए। ठीक ना, तो हमने इसको बेस मान लिया, इससे कितना अधिक है, 9 अधिक है, 9 बचे 45 की अधिकता है, यानी कि हमारा औसत होना तो चाहिए था 36, यही 45 किस में बढ़ जाएगा, 9 में, तो 45 बटे 9, यानी कि 36 प्लस 5 कितना, 41, औसत क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है ना अमित कुमार, कंफ्यूजन में है? अरे यार, इसमें 40 है, इसमें 50, हमने औसत ले लिया, ये 4 है, ये 5 है, टोटल हो जाएंगे 9। इनका औसत 36 दिया है, तो इनका 45 दिया, कक्षा ए का 36 दिया, कक्षा बी का 45 दिया है, सबने 36 को मान लिया सही है, तो 36 से यहाँ आए तो कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया, और यहाँ पर थे कितना लोग, 5 लोग थे, तो कितना बढ़ेगा, 9 9 प्रत्येक का बढ़ेगा, तो 9 पचे 45 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि हमारा औसत 36 तो होना चाहिए था, जो ये 45 बढ़ गया, यही 9 लोगों में बांट दीजिए, प्रत्येक को 5 5 मिल जाएगा, तो 36 प्लस 5 41 हो जाएगा। ठीक ना, दूसरा तरीका था जैसे आप बेसिक करते हैं, गुणा करके, 36 गुणे 40, 36 गुणे 40 प्लस 45 गुणे 50 बटे में 90, ये हो जाता औसत। हमने जो बताया उसमें अब आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, अगर जब कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे तो इसमें थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा, बस यही। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 9, यदि 15 और -16 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं तो वह समीकरण है, तो वह समीकरण है, दो मूल दिया हुआ है, द्विघात समीकरण है, एक मूल है 15 और एक मूल क्या है, -16, तो निकाल लेंगे मूलों का योग, मूलों का योग क्या हो जाएगा, 15 - 16 यानी कि माइनस है, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 15 गुणे -16 कितना हो जाएगा, 240। ठीक ना, -240, -240, समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। रख लीजिए, एक्स स्क्वायर मूलों का योग कितना रहा, -1, तो पहले से माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स और -240, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -240 हो जाएगा। आगे चलें, दूसरा तरीका था कि समीकरण ऐसे बना लीजिए, जैसे आपको दो मूल मिल गया, 15 और -16, तो हो जाएगा x - 15 इंटू एक्स प्लस 16, इसका गुणा कर लीजिए तब भी आ जाएगा। आगे चले, अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 10, 7834 प्लस 213 भागे 3 -51 का मान है, ये तो हो जाएगा सबका, सिंप्लीफिकेशन है, बताएंगे आप लोग, करेंगे नहीं हम। 7834 प्लस 213 भागे 3 और -51 हो जाएगा सबका, कितना आया, 7854। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11, क्या दिया है,
एक्स प्लस वन अपान एक्स, एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर क्या है 42। हमें क्या चाहिए एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ये चाहिए, ठीक है ना। इसका फार्मूला होगा एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वन अपान एक्स, एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल क्यूब होगा ये, एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वन अपान एक्स, और चाहे इसी का क्यूब कर दीजिए, एक ही बात है, हाँ ठीक है ना, चाहे क्यूब कर दीजिए। तो यहाँ रख दे रहे हैं तो हो जाएगा 42 का क्यूब माइनस 3 इंटू 42, कर लीजिए, लास्ट में 2 आएगा। देखिए इसका लास्ट में बनेगा 8, इसको जब करेंगे 42 का क्यूब तो लास्ट में क्या आएगा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या आएगा 8, और इसका क्या बनेगा लास्ट में 6, 8 में से 6 आएगा तो लास्ट में क्या आएगा 2, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 2 है, इसलिए वही आंसर, ठीक है ना। आगे चलें, या तो आप पूरा सॉल्व करिए, क्यूब करेंगे टाइम लगेगा 42 का क्यूब। आगे चलिए, नेक्स्ट पर चलें। ठीक है ना। अगला लिखा है यदि 49 अनुपाते यक्स समान अनुपाते यक्स अनुपाते 81 और 64 अनुपाते वाई समान अनुपाते वाई अनुपाते 169 169 है, तो एक्स वाई का मान निकालना है, फिर आगे एक समीकरण आपको निकालना है उसका मान, ठीक ना। कर लेते हैं, तो पहला समीकरण लिखा हुआ 49 अनुपाते यक्स समान अनुपाते यक्स अनुपाते 81, तो ये आप जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 49 गुणे 81, यहाँ बना दे रहे हैं 49 बटे यक्स इक्वल टू यक्स बटे 81, इसको सॉल्व कर लेंगे ये बन जाएगा, इसलिए यक्स बराबर क्या आ जाएगा 7 गुणे 9 63 आ जाएगा। वाई बराबर क्या वाई का क्या लिखा है 64 और 169, 64 अनुपाते वाई समान अनुपाते वाई अनुपाते 169, इसलिए वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 गुणे 169, इसलिए वाई बराबर हो जाएगा 8 गुणे 13, ठीक ना। 13 अट्ठे कितना होगा 104, बोल कहीं नहीं रहे हैं 104। समीकरण क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए 2x प्लस 3y, रख लीजिए 2 गुणे 63 प्लस 3 गुणे 104, ये हो गया 63, यानी कि 126, ठीक है ना, प्लस 312, जोड़ लीजिए 8 3 4 438, कितना हो जाएगा 438, ठीक है ना, 438 हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 13, 3 - 2, 2 - 3 और P - 4 शीर्षों वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है, P का मान ज्ञात करें, P का मान ज्ञात करें। देखिए भाई फार्मूला क्या होगा, ये आपका है त्रिभुज, इसके शीर्ष पता हो x1 y1
x2 y2 x3 y3, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक ना। किसी त्रिभुज के शीर्ष पता हो तो उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए क्या क्या दिया है हमें दिया हुआ है 3 माइनस 2 रख लेते। देखिए 1/2 x1 कितना है 3, फिर y2 कितना है इसमें -3, फिर माइनस y3 कितना है 4, माइनस में है -4 इसलिए +4 हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस x2 रखिए, x2 कितना है 2, y3 -4 है और y1 है आपका -2 तो +2 हो जाएगा ये। फिर आपका x3 होगा p, फिर y1 है आपका y1 -2 और y2 -3, तो -2 और ये -3 है तो +3 हो जाएगा। ठीक ना। इतना हो गया क्षेत्रफल, तो हो गया 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 × 1 हो गया 3। कहाँ पर, एक सेकेंड भाई, y2 कितना है, कहाँ पर 4 है, y2 कहाँ 4 है, -3 है ना y2। ये हो गया 3, यहाँ आपका हो जाएगा -4, ये -2 होगा इससे गुणा होगा -4, यहाँ होगा +p बराबर हो जाएगा कितना दिया क्षेत्रफल 8। आपका हो गया -1 + p बराबर हो गया 16, इसलिए p बराबर हो गया 17। p बराबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। आगे चलें। और कुछ पूछना है। ग्राफ को छोड़ दीजिए, लास्ट में कराएंगे क्योंकि उसमें आएगा नहीं, दिख नहीं रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। चाहे पंक्तियों की संख्या पूछे चाहे प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या पूछे, एक ही बात है। ठीक ना। जितनी पंक्ति होंगी उतनी प्रत्येक पंक्ति में पेड़ होंगे, यही तो कह रहा है। तो क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। किसका 21,025 का, 21,025 का क्या निकाल लेंगे वर्गमूल। ये आपको पता चल जाएगा पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। और चाहे आपसे कहे प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, ठीक ना। चाहे पूछे प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, आ जाएगा। अरे भाई साफ साफ दिख रहा, 2 डिजिट छोड़ दीजिए, 2 छोड़ दीजिए पीछे का 210। 210 किसका बनेगा
14 चौका वो 14 गुणे 14 196, तो 14 के आसपास पड़ेगा, तो 14 वाला बनना चाहिए, यानी कि 145 हो जाएगा, 145 हो जाएगा। और लास्ट में 5 है तो लास्ट में 5 ही बनेगा, इकाई का अंक 5 है तो 5 ही बनेगा। आगे चलें और चाहे इसका फैक्टर कर लीजिए और चाहे भाग विधि से कर लीजिए, आएगा यही, ठीक ना। नहीं साफ साफ दिख रहा, देखिए 210 इधर वाला छोड़ दिए, 210 है, 210 है यानी कि 14 का करेंगे 196 बनेगा, ठीक ना। 210 से 196 नीचे, यानी कि 140 से ऊपर जाएगा मान, इसका मतलब हो गया 140 से ऊपर जाएगा, 140 से ऊपर 145। आगे चलें, समझे मेरी बात जो कहना चाह रहे हैं, नहीं समझ पाए? अरे भाई कह रहे हैं कि आपके पास लिखा है 21025, इसको हटा दीजिए, इसको हटा देंगे तो ये आपका बचा, ये आपका किसके पास कितना है, 196 और 225 के बीच में है, 196 और 225 के बीच में है, तो 196 225 के बीच में है तो 14 बनेगा, और इधर एक 14 से ऊपर बनना चाहिए, यानी कि 140 से ऊपर बनेगा, इधर वाला 0 बन जाएगा, 140 से बड़ा बनेगा, 140 से बड़ा क्या हुआ, 145 हुआ, मैंने 140 से 150 तक कोई भी हो सकता, वो इधर वाली संख्या डिसाइड करेगी, ठीक ना। तो यहाँ लास्ट में 5 था तो 5 ही बनेगा। आगे चलें, अगला देखिए, मिटा दें इसे, आपको दिया है निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है जिसका मूल 2 + √3 और 4 - 2 √3 है। तो कर लीजिए, दो मूल दिया आपको अल्फा और बीटा, कितना दिया है 2 + √3, और दूसरा मूल दिया है 4 - 2 √3, यही दिया ना। तो पहले निकाल लेंगे मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, कितना बन जाएगा ये 6 - √3 बन जाएगा, 6 - √3। मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो हो गया 2 + √3 और इंटू 4 - 2 √3, इसमें से दो कॉमन कर लीजिए, इसमें से तो हो गया 2 + √3, दो यहाँ से इस वाले में से कॉमन लिखे यहाँ आगे, ठीक ना। और ये फिर से हो गया 2 - √3, a + b a - b, ये हो गया 2, और ये हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1। इसके मूलों का गुणनफल कितना आएगा, 2 आएगा। अब लिख लीजिए समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, तो हो गया x² माइनस कितना आया 6 - √3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 है। ऐसा कोई समीकरण दिया है? चलिए आगे चलें। हाँ, अरे भाई 2 + 4 6 हो गया, और यहाँ -2 √3 में से एक √3 घट गया तो √3 बचा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बेहद आसान है। अगला देखिए 17 नंबर का, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि संख्या का एक भाग दूसरे से 10 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 4:3 है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। तो 1 बराबर है 10, इसलिए 4 बराबर है 40।
ठीक ना, इसलिए 4 बराबर है 40। लेकिन आपको प्रारंभिक संख्या यानी कि विभाजित नहीं है उसको बताना है। प्रारंभिक संख्या यानी कि जब विभाजित नहीं थी तो 70 होना चाहिए आंसर। ठीक ना, नहीं समझे? एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि संख्या का एक भाग दूसरे से 10 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 4:3 होता है। प्रारंभिक संख्या यानी कि जब विभाजित नहीं थी तब का बताना, जोड़ के बताना। ठीक ना, तो दिया है 4:3 दिया है, विभाजित किया गया संख्या को, एक का डिफरेंस है, एक बराबर है 10, इसलिए आपको प्रारंभिक संख्या यानी कि 7 चाहिए, 70 हो जाएगा। आगे चले। हाँ हाँ, मूल संख्या चाहिए। अगला आ जाइए। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। उस भाजक का मान ज्ञात करें। उस भाजक का मान ज्ञात करें। सोलह दूना 32, 29 हो जाएगा आंसर। 29 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा ना 3। पहले रिमाइंडर को संख्या को दुगुना करेंगे तो शेषफल को दुगुना हो जाएगा। शेषफल का दुगुना हो गया 32। 32 में किससे भाग करेंगे कि 3 शेष बचेगा? 29 से। नहीं समझ पाए? कह रहा पहली बार आपने किसी संख्या से भाग किया तो जो रिमाइंडर आया वो कितना आया? 16 आ गया। ठीक ना, आपने संख्या को दुगुना कर दिया तो ये दुगुना हो गया, रिमाइंडर भी दुगुना हो गया, 32 हो गया। अब आपने भाग किया तो कितना शेष आया? 3 आया शेषफल, दूसरा रिमाइंडर। इसलिए जो भाजक आपका था वह था 32 माइनस 3 था, यानी कि कितना था? 29 था वो। 32 में 29 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा? 3 ही तो आएगा। समझे बात को कि और बेसिक कर दें? और बेसिक कर दें? देखिए, आपने किसी संख्या से भाग किया, y बार गया, शेषफल 16 आया, तो संख्या क्या रही होगी? xy प्लस 16 रही होगी। ठीक ना, इसको क्या कर दीजिए? दोगुना कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए? दुगुना कर दीजिए, तो संख्या क्या हो जाएगी? 2xy प्लस 32 हो जाएगा। फिर से किससे भाग किए? x से। फिर x से भाग किए तो यहाँ तो कट जाएगी संख्या, शेषफल क्या देगा? 32/x देगा। ठीक ना, अब इसमें शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो शेषफल कब 3 आएगा? 32 माइनस 3 से भाग करेंगे, 29 से भाग करेंगे। ठीक है ना, आगे चलें? चलिए अगले पर चलें। और कोई संख्या ढूंढ पा रहे हो तो बताइए जिसमें 3 शेष आ जाए। 32 में भाग करिए किसी से जिससे 3 शेष आ जाए। आएगा? नहीं आएगा ना। आगे चलिए। तो आपको क्या कर लेना है? पहले रिमाइंडर का दुगना कर दीजिए और दूसरा वाला शेषफल घटा दीजिए। अगला क्वेश्चन ग्राफ है, उसको छोड़ दीजिए, बाद में करा देंगे आप लोगों को। ठीक ना, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 लगा दिए हैं क्वेश्चन।
20। क्या दिया है? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम को महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्रमशः। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्रमशः क्या दिया है? 1920 और 4 है। एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या है, बार बार करा रहे हैं, ठीक ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक ना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब ऐसा मत कर लीजिएगा 3 संख्या आ गया तो उसका भी गुणा करके लासा गुणे मासा कर दीजिए, ठीक ना। केवल ये 2 संख्याओं के लिए है, ठीक ना। 3 के लिए नहीं फॉलो करेगा, 3 का गुणा कर दीजिए और लासा गुणे मासा नहीं फॉलो करेगा। तो आ जाइए, पहली संख्या 1 दे दिया, इसमें 60 हो गया, 60 गुणे दूसरी संख्या बराबर 1920 गुणे 4। 1920 है एलसीएम और गुणे 4 एचसीएफ, इसलिए दूसरी संख्या हो जाएगा 1920 गुणे 4 बटे 60। कर लीजिए, कितना बनेगा भाई? 140, 128, 128। क्वेश्चन आज थोड़ा आसान है ना। आगे चलें। यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 36 मिनट का समय लेता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 मिनट लिया है, तो दूरी हो जाएगा चाल गुणे समय। दूरी आपका होगा चाल गुणे समय। चाल गुणे समय किससे चल रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 मिनट तक, यानी कि 36 बटे 60। कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर सॉल्व कर लीजिएगा, आसान गुणा भाग है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। 22 नंबर आ जाइए। अगला लिखा है 0.5 गुणे 10.6 माइनस 0.2 गुणे 1.4 बटे में 0.4 का मान। एक अंक पर दशमलव बनना चाहिए। नहीं, 3 अंक, सॉरी, पहले से 2 अंक पर है, नीचे 1 अंक पर है। 1 अंक पर बनना चाहिए, लेकिन कुछ कटने से दशमलव बन जा रहा होगा, उतनी बड़ी संख्या बनेगी नहीं ना। 125.5 बन जाएगा, बड़ी संख्या नहीं है। फार्मूला नहीं कोई है ये, है कोई फार्मूला? नहीं ना। चलिए कर लीजिए। 0.5 गुणे 10.6 माइनस 0.2 गुणे 1.4 बटे में 0.4। ठीक ना। ये आपके हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि 3 53। 5.3 बनेगा, नहीं, हाँ 5.3 ना, 5.3 माइनस ये हो जाएगा आपका 14 दूना 28, यानी कि 0.28 बटे में 0.4। घटा लीजिए इसको,
तो 5.02 बटे में 0.4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 12.25। ठीक ना। आगे चलिए। बारह दशमलव दो पाँच, इसीलिए तो बोले जो आपका, हमने कहा कि यहाँ पर 2 अंक पर है, यहाँ 2 अंक पर है, तो दो दो अंक पर है, नीचे 1 अंक पर है, 1 अंक पर बनना चाहिए। लेकिन आपकी संख्या जो 125 हो जा रही है, उतनी बड़ी संख्या बनेगा ही नहीं ना ये, इसलिए हमने ऑप्शन डी को हटा दिया। वो दशमलव इसके कारण आ रहा, भाग के कारण। जो अंक आपका, सॉरी, जो दशमलव बन रहा है 2 अंक पर, वो भाग के कारण हो रहा है। आगे देखिए, लिखा है समांतर रेखाओं का एक युग्म एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रच्छेदित किया जाता है कि कोण 1 और 2 एकांत अंतःकोण युग्म बनाते हैं। यदि कोण 1 यानी कि 35 डिग्री है, तो कोण 2 का माप क्या है? आगे यम लिखा है, कर्डसियम कहीं लिखा है? ऐसे लिखा ना, एम लिखा है कि नहीं? अरे मोबाइल आपके पास जो क्वेश्चन, उसमें देख लीजिए, वो तो दूर है। उसमें तो दिख रहा होगा। हाँ, क्या है वो? हाँ, क्या कर रहे हैं? हाँ, 22 का नहीं, 22 का पूछ रहे हैं कि 23 का? अभी 23 आगे चलेंगे ना, अभी साल कहाँ की। 22 का सी सही है, 23 का करना पड़ेगा। अरे ये यार परवड़ता है, ढाल है, ठीक ना, कोण है। कोण के लिए ये तो एम लिखा जाता है, ढाल के लिए y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक ना, tan थीटा बराबर एम। चलिए देखें, ये तो हो जाएगा कि नहीं होगा? देखिए, कह रहा है इस प्रकार से है, ऐसे एक रेखा इसको काट रही है, ठीक ना। जो 1 और 2 कोण बन रहा है, वो दोनों ही एकांत अंतःकोण है, ठीक ना। एक कोण ये है, यहाँ से चले इसको छोड़े, अगला कोण ये है, एकांतर अंतःकोण है, ठीक ना। यहाँ से चलेंगे, इसको छोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको लेंगे। अरे भाई, कह नहीं रहा है कि एकांत अंतःकोण, एक छोड़ने के बाद दूसरा, या उसी को हम लोग एकांतर अंतःकोण चाहे पढ़िए, ठीक ना। तो एक दिया है 35, ये पूछ रहा है, इसको बताना है कितना होगा। 35 ही होगा। आगे चलें, कर भी दें। हाँ, नियम तो अभी तो बताए यार, कहाँ थे आप? ये 35 है, ये 35 हो गया, इसलिए ये 35 हो जाएगा, ठीक ना। जितना कोण ये होगा उतना ये होगा, और ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण, ठीक ना। यम ढाल है, ठीक ना, ढाल या कोण जो भी कहिए, लिखा रहता ना y बराबर एम एक्स प्लस सी। यम क्या है? tan थीटा है, जो कि क्या है? ढाल है। आगे चलें, रेखा का क्या है? ढलान है, स्लोप जिसे बोलते हैं, उसी को चाहे कोण कहिए। 10, 15 और 20 की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। 10, 15, 20 के
एकल छूट बताना है। 10 है, 15 है, 20 है। एकल छूट बताना है। कितना बनेगा? हाँ, पहले इन दोनों में लगा लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। 10-20 का याद है ना? 10-20 का कितना बनेगा? 28। 10-20 का एकल छूट कितना बनेगा? 28 बनेगा। प्लस 15 माइनस 28 गुणे 15/100। हमने इसमें एक्स वाई लगा के हल कर लिया तो वो बना 28। वो याद होना चाहिए, 10-20 का 28 बनेगा। डिस्काउंट 28 बनेगा और उत्तरोत्तर लाभ होगा तो 32 बनेगा। कितना आ जाएगा ये? सॉल्व कर लीजिए। अट्ठाईस 5 43, सॉरी 28 और 15 43, और माइनस कर लीजिएगा। ये हो गया 43 माइनस 15 120, 0 15 दुनाई 30, 30 12 42। 4.2 घटा दीजिए इसमें से, ठीक ना? 4.2 घटा दीजिए तो कितना बनेगा? 38.8% बनेगा। ठीक है, 38.8%। अगला देखिए भाई, ये दो समांतर रेखाओं को प्रच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित दो अंतःकोणों का अनुपात 3:7 है। इन दोनों अंतःकोणों के मापों का धनात्मक अंतर है। धनात्मक अंतर है। दो समांतर रेखाएं हैं, अभी अभी आप क्वेश्चन किए हैं, बस उसमें थोड़ा एकांतर अंतःकोण था। इसमें अंतःकोण तो है लेकिन एक ही तरफ का है, ठीक ना? ये और ये है, एक 3 है तो एक कितना है? 7 है। एक 3 है तो दूसरा है 7, तो इसका इसका योग हो जाएगा 180, ठीक ना? यानी कि आपका 7 और प्लस 3 या 3 और 7 का अनुपात है तो कितना हो गया? 10। 10 बराबर हो गया 180, इसलिए 1 बराबर 18। हमें अंतर चाहिए, धनात्मक अंतर। 4 बराबर हो जाएगा 18 गुणे 4, कितना? 72 डिग्री होगा, ठीक ना? 72 डिग्री। ऐसे यहाँ पर ना समझ में आओ ये तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसलिए ये रिज कोण हो गया, रिज कोण हो जाएगा 180, ठीक है? आज के सेट में इतना ही क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन ही आया हुआ था। आज की क्लास यहीं समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद।